नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 9 चैप्टर है प्रकाश, जो इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को जो सो आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं और एक एक जो सो टॉपिक पर आपको जो सो पूरे समय दे के बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको जो सो यह प्रकाश जो चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, ये आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप अध्याय को ध्यान से देख लेते हैं, अध्याय के वीडियो को, कि किस प्रकार या जो है सो क्या इसमें हमें बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, अगर अध्याय के माध्यम से आप देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तब जो सो आपको प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो प्रश्न में आपको दिक्कत आ सकता है। तो चलिए ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। ठीक है, लाइट। लाइट क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो मनुष्य का जीवन जो है सो प्रकाश के बिना जो है सो असंभव है। देखिए समझिए, अगर मान लीजिए कि किसी दिन ना हो, जैसे कि रात हुआ और दिन ना हो, तो क्या होगा? यानी कि सूर्य नहीं निकले, तो क्या मनुष्य जो है सो मनुष्य का जीवन संभव है? नहीं। यानी कि लाइट हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। दूसरा बात, अब देखिए आगे कहा जाता है, हम इस संसार को अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जानते एवं समझते हैं और सभी ज्ञान इंद्रियों में दृष्टि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां है। कहने का अर्थ ये बनता है कि प्रकाश के अध्याय के माध्यम से हमें बताते हैं कि हम जितने भी अपने धरती पर या पृथ्वी पर आसपास जितने भी वस्तु या लोगों को देखते हैं, वो जो सो सब हम एक ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। और वह ज्ञान इंद्रियां हमारा जो है सो नेत्र है। यानी कि मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं, जिसमें से नेत्र, आँख एक प्रमुख ज्ञान इंद्रियां है। और नेत्र के बिना ही जो सो मनुष्य नेत्रहीन कहलाता है। यानी कि अगर उससे नेत्र ना हो, उसका आँख खराब हो, तब जो सो वो आप अपनी ज़िंदगी को जो सो अपने आसपास के रंगीन जीवन को जो सो नहीं देख पाता है। ठीक है, आगे कहा जाता है, फिर इसकी सहायता से हम अपने चारों ओर विभिन्न चीज़ों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा हम पुस्तक में छापी शब्दों, वाक्यों देखते हैं, पढ़ पाते हैं। इसकी सहायता से आसपास स्थित सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम इन वस्तुओं को किस प्रकार देखते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हम जो वस्तुओं को देख रहे हैं वो किस प्रकार देख रहे हैं? क्या वह लाइट जो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखें तक आ रही है, प्रावर्तन होकर हमारे आंखों तक आ रही है, तब हम जो सो उस वस्तु को देख पा रहे हैं? यानी कि इस अध्याय के माध्यम से जो है सो पूरे लाइट के बारे में जो है सो क्या होता है, क्या नहीं होता है, पूरा लाइट के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे कहा जाता है, किस प्रकार वस्तु दृश्य बनती है। देखिए, सबसे पहले आपको पास जो सो मैं एक उदाहरण रखता हूँ और आप जो सो उदाहरण को समझ जाइएगा, तब जो सो यानी कि अध्याय का जो सो एक सारांश जो होता है उसे आप पूरा समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहले मेरा जो उदाहरण है, जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जरूर समझिएगा। देखिए समझिए, मान लीजिए कि एक जो सो घर है। ठीक है, और यहाँ भी एक घर है, समझिएगा, एक रूम है। ठीक है, और ये 2 रूम है, और ये जो रूम का जो है सो मतलब ये जो मतलब दरवाज़ा है, वो जो है सो मान लीजिए कि कांच का बना हुआ है। ठीक है, और ये भी जो है सो दूसरा कांच का बना हुआ है। समझिएगा, हमारी बातों को अगर आप समझ जाइएगा, तब जो सो आपको जो है सो कहीं भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और अगर बात को नहीं समझ पाते हैं, तब आपको जो है सो बहुत परेशानी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा है और एक दूसरा है। ठीक है, समझिएगा। और देखिए, यहाँ जो सो एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ भी वस्तु रखा हुआ है, ये समझिए। मान लिए कि ये व्यक्ति जो यहाँ से खड़ा है, यहाँ से इस कमरे का जो है सो देखने जा रहा है। यानी कि ये शीशा का है, समझिए, ये दीवार जो सो शीशा का है। ठीक है, परावर्तक सतह का है, यानी कि आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा वस्तु का बना हुआ है। तो ये व्यक्ति जो सो यहाँ से इस वस्तु को देखना चाह रहा है, और वहाँ भी लाइट जो सो दोनों कक्षा में जो सो लाइट है। ठीक है, तो क्या ये व्यक्ति जो सो इस वस्तु को देख लेता है? हाँ, देख लेता है। लेकिन समझिए, अब यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, जहाँ जो ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ लाइट है, लेकिन यहाँ लाइट नहीं है। तो क्या यहाँ लाइट है लेकिन यहाँ लाइट नहीं है? तो क्या यहाँ से जो ये जो है सो यहाँ देख पा रहा है? देख पा रहा है, लेकिन ये सभी वस्तु जो है सो जो इस कक्षा में वस्तु है, वो इसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो सो अगर जो सो यहाँ लाइट है और यहाँ जो सो लाइट नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ से
इस कमरे को देखता है तो इसमें जो वस्तु रखा हुआ है यह इसको साफ साफ पूरा तरह से दिख जाता है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि अगर किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट का बहुत अति आवश्यक है, जरूरी है। यानी कि क्या होता है, मान लीजिए कि किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, और वह प्रकाश जो सो परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर जो सो हमारे आँखों तक पहुंचता है, और हमारे आँखों तक पहुंचता है तभी जो सो वह वस्तु जो सो दृश्यमान बन जाता है। यानी कि तभी उस वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसे कि समझिए, आप बोलेंगे आपकी जो सो हमारे सामने जो सो एक दीवार लगा हुआ है, ठीक है, जैसे दीवार है और वह कुछ चीज़ का भी दीवार हो सकता है, ईंटा का भी दीवार है, लेकिन दूसरे तरफ वह वस्तु है, ठीक है, दूसरा तरफ एक वस्तु है और उस पर जो सो लाइट पड़ रहा है, लेकिन वह हमारे आँखों तक उसका लाइट नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बीच में जो सो दीवार एक माध्यम बन के खड़ा हुआ है। अगर हमारे आँखों तक उसका प्रकाश जो है सो जो उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, परावर्तक होकर आ रहा है, अगर हमारे आँखों तक पहुँच जाता तो वह वस्तु दिख जाता है। लेकिन जब उसका प्रकाश जो सो हमारे आँखों तक पहुँच नहीं पाता है तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो सो किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की एक तो बहुत अति आवश्यकता है, और दूसरा बात ये कि लाइट क्या करता है कि उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु को जो सो उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर जो सो हमारे आँखों तक जो सो पहुँचता है, तब वह वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, लाइट का यही अहम भूमिका है। ठीक है, अब आगे जो लिखा हुआ ये समझिए, ये तो मैं अपने आपको जो सो उदाहरण के माध्यम से समझाया, लेकिन अब जो बुक में जो लिखा हुआ उसे आप समझिए। देखिए, फिर आगे कहा जाता है किस प्रकार वस्तु दृश्य बनाती है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है सो हमें किस प्रकार दिखाई देता है, ये यहाँ कहा जा रहा है। देखिए समझिए, किताब में क्या बताया जाता है, लेकिन जो मैं आपको बात बताया हूँ वो जो सो आप समझ गए होंगे, तो आपका जो सो आधा से आधा कॉन्सेप्ट मन से क्लियर जो सो हो गया होगा। जितने भी डाउट होंगे आपके दिमाग में वो बहुत क्लियर हो गए होंगे। अगर आप नहीं समझते तो फिर से वीडियो स्किप करके जो सो आप वह कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आगे ध्यान से जो सो पढ़िएगा। फिर आगे कहा जाता है यद्यपि हम नेत्र के चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, परंतु अंधेरे में वस्तु को नहीं देख सकते हैं। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब स्वयं वस्तु से या उससे परावर्तक होकर अनेक आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती है। अतः प्रकाश से वस्तु दृश्य बनाती है, और प्रकाश की किरणें जिन प्रकाशित वस्तुओं से आती है अथवा जिन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, उन्हें ही हम देख पाते हैं या देख सकते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कि कोई वस्तु है, अगर उससे जो सो वह वस्तु से अगर प्रकाश जो सो रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तक होकर अगर हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश जो सो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, लेकिन एक बीच में माध्यम में एक दीवार ही आ जाता है, तो क्या आप उसे देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि वह दीवार जो सो दोनों को अलग कर दे रहा है। यानी कि जो उससे प्रकाश परावर्तन होकर हमारे आंखों तक पहुँच रहा था, लेकिन ये दीवार जो सो अब वह जो सो प्रकाश को हमारे आंखों तक नहीं आने दे रहा है, जिसके कारण से या जो सो प्रकाश नहीं आता है, जिसके कारण से वह वस्तु हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर वह वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंच पाता है तो वह वस्तु को हम देख लेते हैं और वह वस्तु जो सो दृश्यमान बन जाता है। फिर आगे देखिए, एक एक बातों को जो सो पूरा तरह से गौर से ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि एक एक बातों में आपके बहुत से प्रश्न छुपे हुए हैं और सभी प्रश्न के आंसर भी जो सो आपको मिलते जाएंगे। यही सब जो सो मेन टॉपिक होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से यही सब इम्पोर्टेंट होते हैं। जो आप समझ लेंगे अगर अध्याय के बारे में, तब जो सो प्रश्न उत्तर और परीक्षा में आप जो सो इसका जवाब पूरा तरह से अपने से दे देंगे। अब फिर अगला टॉपिक आता है दीप्त तथा अदीप्त वस्तु। देखिए, दीप्त और अदीप्त क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी पर दो प्रकार के वस्तु अगर लाइट के माध्यम से देखा जाए तो पृथ्वी पर दो तरह के वस्तु, एक दीप्त और दूसरा अदीप्त। देखिए, दीप्त क्या है और अदीप्त क्या है? देखिए, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है दीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे आप देखते होंगे, आप पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, हम सब पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो देखते होंगे कि पृथ्वी से यानी कि धरती से कि जो सो सूर्य जो सो हम लोग को प्रकाश देता है, तारा प्रकाश देता है, चांद प्रकाश देता है, तो विद्युत बल प्रकाश देता है। लेकिन पहले आप समझिए कि हमारे पास प्राकृतिक स्रोत कितने हैं। तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम दीप्त वस्तु कहेंगे, जैसे कि चांद, सूर्य,
फिर तारे, ये सब जो सो वस्तु हैं, जो प्राकृतिक वस्तु जो स्वयं अपने आप में प्रकाश उत्सर्जित करती है और ये जो सो हमें प्रकाश देती है और जिससे हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। फिर आगे कहा जाता है कि जो सो ये तो प्राकृतिक हमारे पास स्रोत हैं प्रकाश के, कौन, सूर्य, चांद और जो सो तारे। लेकिन कुछ मानव निर्मित भी जो हैं, जैसे कि मानव निर्मित क्या है, विद्युत बल्ब है, जलती हुई मोमबत्ती है और लकड़ी, ये सब जितने भी मानव ने जो निर्मित किए हैं वो जो सो क्या है, वो मानव निर्मित दीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन प्राकृतिक का जो सो एक चांद है, तारा और एक जो सो सूरज है, जो अहम भूमिका ये जो सो निभाते हैं और इसी के लाइट के कारण से हम पूरे इस दुनिया को जो सो देख पाते हैं। फिर आगे कहा जाता है ये तो हो गया दीप्त वस्तु। अब दूसरा कहा जाता है अदीप्त वस्तु। ठीक है, समझते जाइएगा, देखिए एक एक बातों को समझते जाइए, क्योंकि एक एक बात जो सो किताब में इम्पोर्टेंट लिखा होता है और इस तरह से आपको मैं समझाते जा रहा हूँ कि आप जो सो पूरा बेहतर तरह से समझते जाइएगा। अब आगे कहा जाता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश जो सो उत्सर्जित नहीं करते हैं वह अदीप्त वस्तु कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ जो सो चंद्रमा आ गया अदीप्त वस्तु में, तो आपको बता दूं मैं कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो जो सो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, तो हमें अब ऐसा आभास होता है कि यहाँ चंद्रमा के पास भी जो सो प्रकाश है। लेकिन चंद्रमा पास जो सो वास्तव में प्रकाश नहीं होता है, वो जो सो सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक आता है, जिसके कारण से हमें लगता है कि जो सो चंद्रमा हमें प्रकाश देता है, लेकिन चंद्रमा के पास स्वयं में प्रकाश नहीं है। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि हाँ, चंद्रमा भी जो सो एक क्या है, प्राकृतिक स्रोत है लाइट का। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है लकड़ी, पुस्तक, गाय, दर्पण, मनुष्य, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, या प्राकृतिक स्रोत हो या जो सो मानव निर्मित स्रोत हो, वह जो सो सभी अदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। ठीक है, फिर आगे देखिए हमारे चारों ओर स्थित अधिकांश वस्तु अदीप्त वस्तु हैं। अदीप्त वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारे आँखों में प्रवेश करती है। अगर आप देखेंगे पूरा इन्वायरमेंट में, आसपास में, पर्यावरण में देखेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सो क्या दिखेगा, अदीप्त वस्तुएं दिखेगा, जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है। स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं, इसका अर्थ क्या है कि जैसे कि मनुष्य है तो वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं नहीं, लेकिन चांद है, सूरज है, तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु देखेंगे आपकी जो सो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाले वस्तु। लेकिन वे सभी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो अदीप्त वस्तु हैं, उसे देखने के लिए जब उस पर कोई प्रकाश का स्रोत पड़ता है और हमारे आँखों तक रिफ्लेक्ट होकर आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि अदीप्त वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं, अदीप्त वस्तु को जो सो इस प्रकार देख सकते हैं कि जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ता है और वह प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तक होकर हमारे नेत्र तक, हमारे आँखों तक पहुँचता है और उस नेत्र में पड़ने के बाद जो सो वह प्रकाश समझता है उस वस्तु को, तभी हम उस वस्तु को जो सो देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फिर आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्ट, इस तरह का बात हम बोल रहे हैं, आखिर ये है क्या, कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो देखिए समझिए, प्रकाश का वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरणें वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि आप समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जानते हैं? जैसे कि आप एक दर्पण लीजिए, आपको वीडियो भी दिखता होगा, आप एक दर्पण लीजिए और वो जो सो दर्पण में क्या कीजिए, जो सो सूर्य से आने वाली प्रकाश, जो सूर्य से आ रही है आपकी ओर प्रकाश, जो सो उस प्रकाश को क्या कीजिए, आप जो सो रिफ्लेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन जैसे कि आपको मैं जो सो बता रहा हूँ, जिस प्रकार उस प्रकार भी आप करके अपने घरों में देख सकते हैं। आप एक क्या कीजिए, जो नॉर्मल आईना को जिसे दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं, उसे आप जो यूज करते हैं उसे लीजिए और जिससे सूर्य से प्रकाश जिस प्रकार आ रहा है आप उसे मतलब उसी को और लीजिए। आप देखेंगे कि जो सो प्रकाश उससे जो सो होते हुए कहीं जब पड़ रहा है तब क्या होता है, वहाँ सूर्य की तरह आने की कुछ वहाँ रोशनी जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो वही रिफ्लेक्ट है, यानी कि जो प्रकाश इस दर्पण पर आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है, वही जो सब परावर्तन कहलाती है। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, सीधी ये समझिए, मान लीजिए कि आपके पास आपके हाथ में एक बॉल है और आप बॉल को जो सो दीवार में मारते हैं और फिर जो सो बॉल आपके
तरफ आ जाता है, आपके हाथ में आ जाता है, पकड़ लेते हैं, तो वही वो परावर्तन, यानी कि आप एक बार फेंकें और फिर वो आपके पास आ गया, यानी कि सूर्य की प्रकाश आपके दर्पण में पड़ रहा है और वो फिर आपको जो सो आप रिफ्लेक्ट करा के जो सो दूसरे और उसे भेज दे रहे हैं, वही परावर्तन है। ठीक है, ये समझिएगा। लेकिन आगे फिर ये कहा जाता है, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं और सतह से परावर्तन के पश्चात वापस 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 किरणें को परावर्तन किरण कहते हैं। जैसे कि समझिए, देखिए कि यहाँ आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये आपके हाथ में ये दर्पण था, ठीक है, क्या था, आप बातों को जो सो ध्यान से मेरा समझते जाइएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे दर्पण था, ठीक है, यानी कि इधर से जो प्रकाश आया, ठीक है, ये समझिए, इधर से जो प्रकाश आया, मान लीजिए कि ये आपतित किरण हो गया, ठीक है, इधर से जो प्रकाश आया ये आपतित किरण हो गया, और फिर जो सो इधर से आप रिफ्लेक्ट करवा दें, ये जो सो परावर्तित किरण हो गया। यानी कि आने वाला जो किरण है, आने वाला जो प्रकाश है, वो आपतित किरण होगा, और जो आके जो सो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जो चला जा रहा है, वो परावर्तित किरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, जो दर्पण यहाँ मिरर दिखाया गया है उसमें, और जैसे कि आप सूर्य का प्रकाश जो सो इस प्रकार से आ रहा था आपके मिरर पर, और इस प्रकार से आप जो सो उसे दर्पण रख के जो सो इधर रिफ्लेक्ट करवा दे रहे हैं, इधर परावर्तन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है। आने वाली जो किरण है, जो सूर्य से पहले आपके दर्पण पर आके जो प्रकाश, ये प्रकाश पड़ रहा है, ये आपतित किरण हो जाएगा, और जो जा रहा है आपके दर्पण से आने के बाद जा रहा है, वो परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए, आगे कहा जाता है क्रियाकलाप 1। ठीक है, अब क्रियाकलाप आपको करके दिखाया जा रहा है। आप क्रियाकलाप को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है, समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण को हम लोग जो सो प्लेन मिरर कहते हैं इंग्लिश में। और इस दर्पण से जो सो अब रिफ्लेक्ट किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता है, ये आपको मैं जो सो भी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप जो सो वीडियो में धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो सो पूरा तरह से माइंड से निकलने वाला, जो डाउट है आपके दिमाग में कि आखिर परावर्तन होता क्या है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, सभी डाउट जो सो मन से निकल जाएगा अगर आप धैर्य से देखेंगे तो। देखिए, कहा जाता है, एक समतल दर्पण MM1, ठीक है, MM1 लीजिए तथा उसे एक समतल सतह के ऊपर रखें और कागज पर रख के दर्पण की ओर उसे प्रकाश रखिए, और परावर्तक सतह बाईं ओर हो, और दर्पण की अवस्था को रेखांकित कीजिए। देखिए समझिए, आपको सबसे पहले क्या कहा गया कि एम और M1 मिरर है। ठीक है, आपको मिरर का नाम दिया गया है M1 इस तरह समझने का एक लिखा हुआ है, आप इसे जो सो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एम और M1 जो सो मिरर लिया गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है, ये समझिएगा। फिर आगे बताया जा रहा है। देखिए, आगे कहा जाता है, प्रकाश स्रोत से आती किरण AO, जैसे जैसे आपको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाइए। देखिए, प्रकाश से स्रोत से आने वाली किरण AO, ठीक है, ये किरण कौन सा है, AO, ठीक है, AO। देखिए समझिए, कौन सा किरण है, AO, ठीक है, AO समझिए। फिर आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं। और समतल दर्पण के बिंदु O पर टकराती है। समतल दर्पण के बिंदु, जो मान लीजिए कि जो किरण AO आ रही है, वो कहाँ टकरा रही है, O बिंदु पर टकरा रही है। ठीक है, आपतन बिंदु पर टकरा रही है, O बिंदु पर टकराता है, तथा BO की दिशा से वापस लौट जाती है। और देखिए, इस दिशा से आ रहा है किरण और इस दिशा से वापस चला जा रहा है, यानी इधर से आ रहा है और इधर से वापस चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। फिर आगे, O बिंदु को कागज पर अंकित कीजिए, और O बिंदु जो है सो यहाँ जो O बिंदु है, आपतन बिंदु है, उसे कागज पर अंकित कर कीजिए तथा AO यानी कि आपतित किरण AO एवं BO को कागज पर रेखांकित कीजिए, और OB पर ON अभिलंब है, और ON जो है सो क्या है, अभिलंब है। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है, O बिंदु पर अभिलंब है। ठीक है, फिर AO आपतित किरण तथा BO परावर्तित किरण है, और AO जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण कहा गया है, और BO जो सो परावर्तित किरण कहा गया है। ठीक है, AO आपतित किरण और BO परावर्तित किरण। ठीक है, अब आगे फिर समझिएगा। फिर आगे कहा जाता है, किरण है और MM1 जो दर्पण है उसे M1
और M1 के नाम से दर्शाया गया है। और परावर्तक सतह तथा बिंदु O, आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु O है, ठीक है, आपतन बिंदु O है और परावर्तक सतह जो है सो वहाँ से कौन बनता है, कौन A, देखिए कौन बनता है, कौन AON, यानी कि ये कौन, फिर कौन BON, ठीक है। और आने वाली जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जिसे आपतन कोण को I से दर्शाया जाता है, इसे I से दर्शाया जाता है, और परावर्तन कोण को R से, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण नाम है इसी कारण से, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे कहा जाता है, यह दर्शाया गया है कि आपतित किरण AO, परावर्तित किरण BO तथा आपतन बिंदु O पर अभिलंब ON सभी एक ही समतल पर है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो सो बिंदु AO, बिंदु OB, रेखा AO और रेखा OB और अभिलंब NO सभी एक ही बिंदु पर है। कहाँ, O बिंदु पर है। यानी कि आप जितने कार्य जो यहाँ हो रहे हैं, यानी कि आने वाली भी जो किरण है, आपतित किरण, वो भी O पर आके टकरा रही है, और जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो O से जा रही है, और जो अभिलंब डाला गया है वो भी जो सो O से डाला गया, यानी कि आपतन बिंदु पर सभी कार्य हो रहे हैं, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है, कोण AON तथा BON को मापिए, ये दोनों बराबर हैं। और कोण AON यानी कि ये कोण जो आपतन कोण है, ये कोण आपको दिखाते हैं, ये कोण AO और ये कोण, ठीक है, कोण I और कोण R जो सो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, कोण I और कोण R आपस में बराबर होते हैं। और आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण कहलाता है, और ये कोण आपतन कोण और ये कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। और तथा जिस सतह से परावर्तक होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और दर्पण जो है M1 जो दर्पण है उसे परावर्तक सतह बोल देते हैं, क्योंकि उसी से जो सो परावर्तक होकर जो सो प्रकाश की किरण आगे जो सो जाती है। अब जो सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है, इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नियम को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नियम जो सो पूछ लिया जाता है। नियम क्या है ये सुनिएगा। देखिए, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, ठीक है, समझते जाइए यहाँ से, परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, AO आपतित किरण और OB परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु और ये आपतन बिंदु O जहाँ है सो आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब ON, ठीक है, सभी एक ही समतल पर होते हैं, और ये जो सो सभी एक ही जगह पर होते हैं। फर्स्ट नियम यही कहता है कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण, इस तरह से समझिए, आने वाली किरण और जाने वाली किरण और जो अभिलंब पड़ता है सभी एक ही बिंदु पर, आपतन बिंदु पर होते हैं। और आने वाली किरण जो और जाने वाली जो किरण होती है, वो दोनों के बीच जो कोण बनता है, वो दोनों कोण पूरा तरह से इक्वल होता है, ठीक है। फिर आगे बोला जाता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। और आपतन कोण, कोण I ये कोण बताएं, और कोण R, ठीक है, दोनों बराबर होता है। सेकेंड नियम यही कहता है कि कोण I और कोण R जो सो दोनों बराबर होता है, ठीक है, कि कोण I कोण R बराबर होता है। फिर आगे कहा जाता है, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होता है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों का मान शून्य हो जाता है। जैसे कि ये बात समझिए, मान लीजिए, देखिए, एक आने वाली किरण जो सो इस प्रकार से आई, तो मान लीजिए कि जितने कोण से आती है उतना ही कोण से तो जाएगी। ये नियम है कि मान लीजिए 45 डिग्री के कोण से आई तो 45 डिग्री के कोण से जाएगी। तो इसी प्रकार जब 90 डिग्री के कोण से आती है, मान लीजिए कि सीधा आती है, तो ये जो सो सीधा वापस निकल भी जाती है, यानी कि इस प्रकार आती है तो इस प्रकार वापस चली भी जाती है, तो वह जो सो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि प्रकाश की किरण उसी रेखा पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है जिस रेखा से वह आती है। जब आपतन कोण का मान परावर्तित किया जाता है तो परावर्तन कोण का भी मान जो सो परिवर्तन हो जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब आने वाली जो रेखा है, प्रकाश की किरण है, अगर उसका कोण चेंज होता है तो जाने वाली का भी जो जाने वाली प्रकाश की किरण है उसका भी कोण एंगल चेंज हो जाता है। अब आगे बोला जा रहा है, एक क्रियाकलाप है, उसे समझिए। कहा जा रहा है, ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और शीट लगाइए और एक गत्ते लीजिए, ठीक है, यानी कि जो आपको इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट जो करवाए जाते हैं,
उन एक्सपेरिमेंट्स को भी जो सो आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो एक्सपेरिमेंट को पहले आप समझ लीजिए। देखिए क्या किया जाता है, एक ड्राइंग बोर्ड लीजिए, ठीक है, और उस पर एक सफ़ेद कागज़ का शीट लगाइए और एक काले गत्ते को काले गत्ते को टुकड़ा कर लीजिए तथा उसमें एक पतला छिद्र बनाइए और काले गत्ते को शीट के लंबवत रखिए और गत्ते के छिद्र पर टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालिए। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि आप जो सो अपने घर में करके देख सकते हैं कि हाँ, प्रकाश का प्रवर्तन जो है सो इस प्रकार होता है। सबसे अच्छा जो अपने आपको जो मैं बताया कि जो सो आप एक दर्पण लीजिए और दर्पण में क्या कीजिए, एक टॉर्च लीजिए और एक टॉर्च की सहायता से दर्पण में आप मारिए, लाइट को एक तरफ से मारिए। देखिए उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि आपके पास ये दर्पण है, आप ये दर्पण है और आप यहाँ खड़ा हैं, ठीक है, और यहाँ से आप टॉर्च मारिए। तो आप टॉर्च जैसे ही मारते हैं तो क्या होता है, ये आने वाली किरण है आपतित किरण, तो ये किरण जो सो परावर्तित किरण बन जाएगी। यानी कि आप जितने एंगल से मारेंगे उतना ही एंगल से जो सो क्या होता है, परावर्तन किरण जो सो वापस लौट जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे ही एंगल चेंज करेंगे, यानी कि आपतित किरण का जैसे ही एंगल चेंज करेंगे तो परावर्तन किरण का एंगल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आगे समझिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की समतल दर्पण प्लेन मिरर जो हम लोग, अच्छा एक चीज़ आपको ये मन से डाउट क्लियर कर देते हैं कि हम लोग जो अपना घर में उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। और क्यों समतल दर्पण का उपयोग करते हैं अभी अभी आपको जो सो बताने वाले हैं, लेकिन इतना आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो मिरर यूज करते हैं घरों में वह जो सो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, इंग्लिश में प्लेन मिरर। अब बताया जा रहा है कि समतल दर्पण से आखिर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो समझिए, एक समतल दर्पण M1 के सामने प्रकाश ओ स्रोत रखिए और प्रकाश स्रोत को दो किरणें AO तथा OC दर्पण पर पड़ने दीजिए। दोनों प्रकाश किरणें AB तथा CD दिशा में परावर्तन हो दीजिए और इन परावर्तन किरणों को आगे बढ़ाने पर ये आपस में नहीं मिलते हैं, परंतु इन्हें पीछे बढ़ाने पर आपस में I बिंदु पर मिलता है, जहाँ इस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब किसी को दृश्य नेत्र ई से देखने के पर आई से आती हुई प्रतीत होती है। चूँकि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में I बिंदु पर नहीं मिलता, अतः I बिंदु पर बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि आप समझिए क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए एक किरण लीजिए, ठीक है, पहले किरण भेजिए AO दिशा में, एक किरण यहाँ भेजिए और एक किरण यहाँ भेजिए, ठीक है। अब जैसे भेजें तैसे ये तो B दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जब O से भेजते हैं तो ये B दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये C गया तो ये D दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं, तो क्या होता है कि जब इसे आगे मिलाया जाता है तो ये आगे जो सो नहीं मिलता है, क्योंकि आगे जो सो एक पेरियल चला जाता है, ट्रेन की पटरी की तरह आगे बढ़ते जाता है। लेकिन जब इसे पीछे करके मिलाया जाता है तब जो सो क्या लगता है कि आगे जो सो पीछे एक बिंदु पर मिल रहा है और वहीं ऐसा लगता है कि वहीं से जो सो प्रकाश की स्रोत आ रहा है। और मनुष्य जो होता है या किसी भी व्यक्ति का जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो यहीं बनता है जब उसे पीछे मिलाया जाता है। लेकिन वास्तव में प्रतिबिंब जो सो वहाँ नहीं बनता है, लेकिन मनुष्य को क्या होता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आभास हो जाता है कि वहाँ से जो सो प्रतिबिंब वहीं बन रहा है, ठीक है, या यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक क्या होता है ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी ये समझिएगा कि आखिर कि प्रकाश की किरणें जो सो किस प्रकार जो सो सभी दर्पणों पर और मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार इफेक्ट डालता है। अब आगे आगे कहा जाता है, देखिए, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन। समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है और इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन को नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन तथा चिकने सतह से होता है, जैसे कि चिकने सतह पर होता है प्रावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तक को विस्तृत परावर्तक कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, मान लीजिए कि बहुत ऐसे दर्पण होते हैं या बहुत ऐसे वस्तु होते हैं जिससे कि कोई प्रकाश की किरण उस पर पड़ रहा है तो जितने डिग्री के एंगल से आता है उतना ही डिग्री के एंगल से नहीं निकलता है। बहुत ऐसे वस्तु हैं, आप देखेंगे
मेरे पास उदाहरण करने को नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, कि जितने डिग्री के एंगल से आ रहे हैं उतना ही डिग्री के एंगल से नहीं जाते हैं। तो जो उतना ही डिग्री के एंगल से नहीं जाते, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो सो आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर नहीं होते हैं, तो उसे ही जो सो विसरण परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और एक हो गया विसरण परावर्तन, और जिसमें जो सो एंगल मिल जाते हैं उसे जो सो क्या बोल जाता है, नियमित विसरण, यानी कि हाँ वो जो सो जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है वो जो सो वो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो सो फॉलो नहीं करता। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश की किरण यहाँ आता है और ये जो सो किस एंगल में चला जा रहा है, आ रहा है किस एंगल में, मान लीजिए कि आ रहा है 45 में, लेकिन ये जो सो पूरा तरह से क्या हो रहा है 30 या 120 में पूरा तरह से निकल जा रहा है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि बहुत ऐसे वस्तु हैं जिससे जो सो प्रकाश की किरण जिस एंगल से आती है उस एंगल से जो सो परावर्तन नहीं होती, यानी कि जिस एंगल से आपतित होती है उसी एंगल से परावर्तित नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता, कि समतल दर्पण आपके पास है और उसे जो प्रतिबिंब बनता है आखिर वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, उसका नेचर क्या है। मान लीजिए कि आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो किस प्रकार बन रहा है, कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपके मन में तो क्वेश्चन उठता होगा, प्रश्न उठता होगा कि आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं और आपका प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है, और आप जिस प्रकार से जो कार्य करते हैं वहाँ और आपको भी दर्पण में उसी प्रकार से देखते हैं आप। तो आखिर ऐसा होता क्यों, ये समझिए। देखिए कहा जाता है प्रावर्तक दर्पण समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। देखिए आभासी जिसे काल्पनिक भी बोला जाता है और एक वास्तविक होता है, यह भी आपको आगे समझाने वाले हैं। और फिर आगे कहा जाता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जिस समतल दर्पण जो होता है, मान लीजिए कि समतल दर्पण ये है, तो इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है वो जो सो हमेशा उसका पीछे बनता है, ठीक है, वो पीछे बनता है, ये ध्यान में रखना है। फिर आगे समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ये सब बातों को आप समझते जाइएगा। देखिए ये सब बातें अगर आप समझ जाएंगे तो जो सो आगे कक्षाओं में आप अगर 10-9 क्लास में पढ़ेंगे तो आपको जो सो वहाँ प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में और अधिक पढ़ना होगा। तो आप यहाँ से अगर समझे रहेंगे तो जो सो वहाँ आपको जाकर पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए इसमें कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। जैसे देखिए ये हमारे पास समतल दर्पण है, समझिए, ठीक है, और यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तब प्रतिबिंब भी जो बनेगा ना वो जो सो दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी कि इसमें बोला जा रहा है समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होता है। यानी कि जितना आप दर्पण से दूरी खड़े हैं 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी जो सो दर्पण में 5 मीटर दूरी पर ही अंदर में बन रहा है, ठीक है। और वह प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ये समझिए। और प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार बराबर होता है। और मान लीजिए कि देखिए 5 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं दर्पण के आगे और 5 मीटर के अंदर जो सो आभासी प्रतिबिंब आपका बन रहा है, तो जितना डिस्टेंस पर आप खड़ा हैं, जितना दूरी पर आप खड़ा हैं, उतना ही डिस्टेंस पर पीछे जो सो बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है, तो क्या होता है प्रतिबिंब जो सो बराबर होता है। यानी कि आप जितना आपका साइज वहाँ जितना साइज है जितना साइज के हैं उसी प्रकार से आपका जो सो वहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये बात हो गया। फिर आगे कहा जा रहा है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यानी कि आप जैसे देखिए आप जो सो प्रतिबिंब मान लीजिए कि आप एक कलम को रख दीजिए वहाँ, और कलम को देखिए कि दर्पण में जो सो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आप जिस प्रकार कलम पकड़े हुए हैं उसी प्रकार इसका भी प्रतिबिंब जो सो वहाँ बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जो सो हमेशा वहाँ सीधा बनता है। और आगे कहा जा रहा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है और दाहिना का बायां तथा बायां का दाहिना दिखाई देता है। जैसे कि समझिए ये बात को आप समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जो समतल दर्पण होता है उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, अगर आप दर्पण के सामने खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है, तो अगर आप बायां हाथ उठाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दाएं हाथ उठा रहे हैं। यानी कि उसमें पार्श्विक विस्थापन होता है, पार्श्विक परिवर्तन होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि आप जो लेटर होते हैं ABCD के लेटर होते हैं, अगर आप जो सो उन्हें देखना चाहेंगे दर्पण में उसे लिख के, तो जो सो आपको सभी उल्टा दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो सो वहाँ प्रतिबिंब जो सो उल्टा बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखिए आपको एक बात बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये आप समझिए। देखिए जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अब आगे के कक्षा में जाएंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना होगा, और अभी तो आपको सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना पड़ा। जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब जितने भी बनते हैं ना वो हमेशा जो सो उल्टा होते हैं।
आपको एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे आभासी भी कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यानी कि जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है किसी मिरर में, जैसे कि एक मिरर होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण, ठीक है। 2-3 दर्पण होते हैं, यही 2-3 दर्पण के बारे में आपको जो सो विस्तार से पढ़ना होगा। तो समतल दर्पण जो होते हैं उसमें जो सो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और जो सो सीधा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो सो शायद जो सो सीधा वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा और जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी रहेगा। आप जिस प्रकार से इसे समझ सकते हैं आप समझ के आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही सब बातें जो सो आपको आगे जाकर बहुत काम देने वाला है। फिर आगे कहा जाता है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तन किया जा सकता है, यानी कि परावर्तक प्रकाश को जो सो पुनः परावर्तित किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने एक मिरर है यहाँ, ठीक है, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। समझिएगा हमारी बातों को, तो आपको जो सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। और एक दर्पण यहाँ आप लेके बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि आप ऐसा एंगल बनाएं कि दर्पण में जो सो यहाँ से जो सो आप प्रकाश का किरण यहाँ रिफ्लेक्ट करवा दिए, इस दर्पण में करवा दिए, ठीक है। ऐसा जो सो आप एंगल बनाएं तो क्या हुआ, यानी कि जो आने वाली प्रकाश की किरण थी, परावर्तित किरण जो थी, आने आपतित वाली किरण और जो परावर्तन किरण हो रहा है उसे फिर से आप क्या करवा दें, परावर्तन करा दें, और हो सकता है फिर इससे जो सो प्रकाश की किरण इधर रिफ्लेक्ट हो जाए। यानी कि जो परावर्तन किरण होता है, प्रकाश जो प्रकाश होता है उसे बहुत बार जो सो उसे क्या किया जा सकता है, परावर्तन किया जा सकता है। समझिए, जो जब दो समतल दर्पण को कुछ कोण पर, जैसे कि अभी आपको मैं बताया वही जो सो यहाँ उदाहरण लिया गया है, कोण पर रखा जाता है तो वह एक वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनता है। और इस कारण यह कि एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है, और प्रतिबिंब की संख्या दोनों दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करता है। कि मान लीजिए कि आप यहाँ जो सो एक को 45 डिग्री के पर खड़ा किए और यहाँ एक को जो सो एक को यहाँ जो सो 30 डिग्री पर, तो दोनों में कितने उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो एंगल पर फिक्स होगा कि कितने एंगल पर दोनों को रखा गया है, ठीक है, ये होगा। अब एक क्रियाकलाप समझिए, कहा जा रहा है दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखें कि इससे एक किरणें आपस में मिल रहे, और दर्पण के बीच एक मोमबत्ती रखिए और मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अब दोनों दर्पण में क्रमशः 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री पर रखकर इसे उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या का जो सो पता लगाइए। आप देखेंगे कि जब दोनों दर्पण के बीच का कोण 0, 45, 60, 120 होता है, तब प्रतिबिंब की संख्या भी जो सो बदलते जाता है। यानी कि 7, 5, जब 0 डिग्री हो जाता है तब जो सो 0 बनता है, एक भी प्रतिबिंब नहीं बनता। लेकिन जब 45 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है तो 7 प्रतिबिंब बनता है, 60 डिग्री होता है तो 5 प्रतिबिंब बनता है, और 45 डिग्री होता है तो 2 प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रकार पर रखने पर अर्थ किसी दोनों समतल दर्पण समांतर हो जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मान लीजिए कि आपके सामने एक दर्पण है, जैसे कि आप सैलून में जाते होंगे नाई के पास जो सो बाल कटवाने के लिए, तो आप वहाँ सबसे बढ़िया आपको उदाहरण मिलता होगा। तो आप क्या देखते हैं कि आप जिस दर्पण के सामने खड़ा है तो आपके आगे भी दर्पण लगा हुआ है और आपके पीछे भी दर्पण लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपके वहाँ जो सो प्रतिबिंब ढेर सारे बन जाते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कि जो सो यह प्रतिबिंब कहाँ से इतना आ गए हैं। तो यही सब बातें हैं कि जो सो समतल दर्पण में जो सो जब उसे दो दर्पण को, समतल दर्पण को एंगल को डिफरेंट एंगल पर रखा जाता है, तब जो सो उससे प्रतिबिंब भी जो सो डिफरेंट बनता है। और फिर आगे देखते हैं बहुमूर्तिदर्शी यानी कि क्लाइडोस्कोप। देखिए, एक होता है पेरिस्कोप, एक होता है क्लाइडोस्कोप, ठीक है। तो क्लाइडोस्कोप जो सो क्या होता है, वह कौन सा अंतर है, क्या उससे जो सो बेनिफिट है क्या नहीं है, यह भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते जाइए। देखिए, कहा जाता है कि बहुमूर्तिदर्शी यानी कि क्लाइडोस्कोप एक ऐसा
एक ऐसा प्रकाशीय तंत्र है, क्योंकि ये प्रकाशीय तंत्र है या खिलौना है। क्या यह एक खिलौना है जिसमें से समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं और रंगीन कांच के टुकड़े में परावर्तन के समान इसके अंदर रंगीन प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसके अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि कलेडोस्कोप जो है उसे जो है सो 3 प्रिज्म होता है, अभी आपको प्रिज्म भी आगे दिखाएंगे। जो प्रिज्म होता है उसी के आकार का जो है सो 3 जो है सो कांच का जो सो टुकड़ा होता है, कौन सा कांच का, समतल दर्पण का, और उससे जो सो बहुत अच्छा पैटर्न बनता है। अभी आपको क्रियाकलाप करवा देते हैं और क्रियाकलाप के बाद जो है सो अभी आपको बना के दिखाने वाले हैं क्लाइडोस्कोप। और आप वहाँ ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार क्लाइडोस्कोप बनाया जाता है और क्लाइडोस्कोप में किस प्रकार जो है सो किस प्रकार सुंदर सुंदर पैटर्न दिखाई देते हैं, ये भी आपको मैं भी दिखाऊंगा। देखिए क्या कहा जाता है क्रियाकलाप में कि क्लाइडोस्कोप किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण ले, ठीक है। 3 समान प्रकार के आयताकार देखिए इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार के 3 समतल दर्पण लेना है। रुक जाइए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार के 3 समतल दर्पण लेना है, ठीक है। आयताकार 3 समतल दर्पण लेना है, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है इन्हें प्रिज्म के आकार में जोड़ दीजिए और इन्हें प्रिज्म की तरह जो सो बना दीजिए और इन्हें मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली से दृढ़ता से लटका दीजिए और नली के एक सिरे को गत्ते से बंद कर दीजिए और जिसमें से भीतर दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो और नली के दूसरे छिद्र को समतल कांच के एक वृत्ताकार प्लेट की दृढ़ से सड़ा हो। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए और नली के इस सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद कर दीजिए और रंगीन टुकड़े के हलचल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अब छिद्र से भीतर देखिए तथा नली को धीरे धीरे गोल घुमाइए। बहु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि देखिए आप जो सो क्रियाकलाप जो सो आप समझ गए, लेकिन अभी आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ, वहाँ आप देखिए तो देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है। अब आगे देखिए पेरिस्कोप क्या होता है। देखिए अभी आपको क्लाइडोस्कोप दिखाएं कि किस प्रकार होता है। पेरिस्कोप को जो सो किस प्रकार बनाया जाता है, ये सब जो सो आप अपने से बना सकते हैं और अपने से जो सो इनके बारे में समझ सकते हैं कि पेरिस्कोप क्लाइडोस्कोप से किस प्रकार जो सो सुंदर सुंदर पैटर्न दिखते हैं और पेरिस्कोप से क्या हमें दिखाई देता है, क्या नहीं होता है, ये भी अभी पेरिस्कोप के बारे में समझाते हैं। देखिए कहा जाता है पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय तंत्र है जो वैसी वस्तु को भी दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर ना स्थित हो। वह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए समझिए कि पेरिस्कोप आखिर है क्या। हमें जो यहाँ पेरिस्कोप के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इस समझिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, और हमें यहाँ से देखना हो, और हम यहाँ से देख रहे हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो जो सो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ समझिए। आपको यहाँ से देखना है तो इस प्रकार का एक अंतर बनाएंगे ना। देखिए इस प्रकार का एक अंतर बनाएंगे कि मेरा आँख यहाँ है तब पर भी जो सो हम इस वस्तु को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आगे समझिए। देखिए क्रियाकलाप को पहले समझ लीजिए, उसके बाद अभी आपको मैं जो है सो पेरिस्कोप को बना के दिखाएंगे। देखिए कहा जाता है एक लंबे गत्ते का बॉक्स लीजिए, उसमें दो सिरे एक साथ समतल दर्पण इस प्रकार लगाइए कि गत्ते के किनारों के साथ 45 डिग्री का कोण हो तथा परस्पर समांतर हो और दोनों दर्पण के सामने एक छिद्र काटकर बनाइए तथा अब नीचे के छिद्र के ऊपर छिद्र के सामने स्थित वस्तु को देखिए। ऊपर की छिद्र सामने स्थित वस्तु को दिखाई देता है। यानी कि जो आप जो दर्पण को फिक्स कर रहे हैं मिरर को, और जो सो मिरर 45 डिग्री पर ही फिक्स कीजिएगा। अभी आप समझिएगा ध्यान से, अभी बनाएंगे तो, लेकिन 45 डिग्री पर ही फिक्स करना है। तो देखिए पेरिस्कोप का कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है। देखिए जैसे समझिए यहाँ पर किसी वस्तु है, किसी प्रकार का यहाँ क्या वस्तु है और आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं उस वस्तु को। तो देखिए यहाँ एक दर्पण लगा हुआ है, यहाँ एक दर्पण लगा हुआ है जो 45 डिग्री पर है और एक यहाँ दर्पण लगा हुआ है जो 45 डिग्री पर है। और ये जो सो इसका लाइट जो सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस दर्पण पर पड़ रहा है और यहाँ से हमारे आँख पर पड़ जा रहा है। यानी कि इससे क्या होता है कि अगर हम जो सो वस्तु यहाँ भी है तो जो सो हम यहाँ से देख सकते हैं। और इस प्रकार का इसे अंतर ही बोला जाता है। जो पेरिस्कोप होता है उसे जो सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के अंदर जो
पनडुब्बन लोग होते हैं और जो अनेक प्रकार के गोताखोर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसे यूज करते हैं बाहर के दृश्य को देखने के लिए। तो अब देखिए कि पेरिस्कोप किस प्रकार बनाया जाता है। अब आगे देखिए पेरिस्कोप के बारे में आप समझ लें तो देखिए आगे फिर एक क्रियाकलाप है और इस क्रियाकलाप को भी समझिए। देखिए कहा जा रहा है बड़ी वस्तु को समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। एक मोमबत्ती AB यानी कि देखिए जो बड़ी वस्तुएं होती है उसमें समतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ी वस्तु का जो बड़ी बड़ी वस्तुएं होता है उसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है ये समझिए। ठीक है, कहा जा रहा है AB तथा दो प्रकाश की किरणें लीजिए और यानी कि जो प्रकाश की किरणें जो है सो समतल दर्पण में जो बनती है जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह जो सो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और जो सो आभासी प्रतिबिंब रहता है और वह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये इतना आप जो सो लफड़ा नहीं समझ सकते हैं लेकिन आपको मैं सीधा बता देता हूँ। लेकिन अब आगे देखिए आगे फिर क्या कहा जाता है ये सब इम्पोर्टेंट बात है। कहा जाता है यह प्रतिबिंब वास्तविक है? नहीं, जो इसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब है क्योंकि समतल दर्पण का नेचर होता है कि जितने भी प्रतिबिंब इसमें बनेंगे वो काल्पनिक और जो सो आभासी और सीधा बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब जो सो हमेशा सीधा बनता है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन। देखिए आप समझिए जैसे कि सूर्य का प्रकाश है आपके पास, ठीक है, तो आप हम दिन में देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश है उसमें एक ही रंग हमें दिखाई देता है सिर्फ जो सो सफ़ेद प्रकाश। ठीक है, लेकिन आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि सूर्य का प्रकाश जो सो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है और वो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार है बेजानी हापी नाला बेगनी जामुनी हरा पीला नारंगी और जामुनी। इस प्रकार से जो है सो रंग इसमें से मिलकर बने हुए हैं, तो इसे याद करने का ये ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए समझिए क्या कहा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों से का मिश्रण है और एक प्रिज्म की सहायता से यह दृश्य देखा जा सकता है और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और अगर हम एक प्रिज्म जब सूर्य का प्रकाश होता है और वहाँ एक प्रिज्म हम रख देते हैं तो प्रिज्म क्या करता है
प्रकाश की किरण को जो सो विक्षेपण कर देता है, और हम प्रकाश की किरण में जितने भी और भी कलर है उसमें है, जो प्रकाश के श्वेत प्रकाश में और रंग है वो भी रंग जो सो वो विक्षेपित कर देता है, और उन रंगों को हम देख लेते हैं। तो पहले क्रियाकलाप समझिए, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण का अर्थ क्या होता है? तोड़ना, कि उसमें कितना प्रकार का रंग है या क्या नहीं है वो समझिए। देखिए, कहा जाता है कांच का एक प्रिज्म लीजिए और उसे मेज पर इस प्रकार रखिए कि प्रकाश का भाग अंधेरे हो तथा सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म के गत्ते पर, यानी कि जो लाइट जो आ रहा है वो प्रिज्म पर पड़ना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार जो है सो सफ़ेद गत्ते को 7 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, और ये रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी इस प्रकार से होते हैं। और ये जो इसे संक्षेप में याद करने का अर्थ है बे, इसमें देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं एक बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। एक है बेजानी हा पी नाला, ठीक है, और उसका अर्थ आप समझिए, बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, पी से पीला और हा से हरा, और बेजानी हा पी ना और ला नारंगी और लाल, ठीक है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, और वही जो आपको जो सो 7 रंग उसमें दिखाई भी देता होगा, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है कि स्मरण करते हुए इसे याद रखने का यही तरीका है कि जो क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म से जो सो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हुआ है उसमें 7 जो डिफरेंट कलर हैं वो इस प्रकार से होते हैं। और अब देखिए, जो सो आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट वीडियो कि किस प्रकार जो सो श्वेत प्रकाश जो सूर्य का होता है उसमें जो सो कितने जो सो कलर होते हैं, और उसे जो सो प्रिज्म जो सो किस प्रकार विक्षेपित कर देता है, किस प्रकार जो सो उसे डिवाइड कर देता है। देखिए, अब आगे फिर देखिए, आगे कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष भी है वो इसी घटना पर जो सो निर्भर करता है। इंद्रधनुष जो सो किस घटना पर? प्रकाश के विक्षेपण पर ही निर्भर करता है। देखिए, आप देखते होंगे इंद्रधनुष पहले कहा किसे जाता है, ये अब तो आप जानते हैं कि नहीं? जब नहीं जानते तो समझ लीजिए। जैसे आप कभी आपके घर के सामने बारिश होता होगा, या कभी भी बारिश अगर आपके यहाँ होता होगा, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी जो है सो जो आसमान होता है, आकाश में जो है सो आपको 7 रंग दिखाई देते होंगे, और वो 7 रंग जो दिखाई देते हैं एक धनुष की तरह जो है सो बनते हुए दिखाई देता होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वह जो सो 7 रंगों में जो सो किस प्रकार जो सो कैटेगराइज किया गया है, और वह जो सो एक ही प्रकाश होता है, लेकिन प्रकाश के विक्षेपण के कारण जो सो वह 7 रंगों में जो सो डिवाइड हो जाता है, और वही उसे ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना यह एक बताता है, और सूर्य का प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। इससे हमें यह पता चलता है कि इंद्रधनुष से हमें यही पता चलता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 रंगों का मिश्रण है, और यही 7 रंग जो सो एक श्वेत प्रकाश बनाता है। अब फिर आगे समझिए क्या है, मानव नेत्र तथा मानव नेत्र एवं उसकी संसार। देखिए, मानव नेत्र, अब जितना जो आप देख रहे हैं जो श्वेत प्रकाश के बारे में लंफन जो जितने भी ये प्रकाश के चैप्टर में जितने भी बात किया गया है, ये सब जो सो हम किससे जो सो कौन सा ज्ञान जैसे अपना ये जो सो समझ रहे हैं और जो सो देख रहे हैं, सभी जो सो नेत्र से समझ रहे हैं। यानी कि प्रकाश के बारे में जितना भी बोला जा रहा है, आप नेत्र आपके पास है, आपका नेत्र स्वस्थ है, तो ही जो सो ये सब बातों को आप समझ पाएंगे कि हाँ, इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, पेरिस्कोप से किस प्रकार कार्य होता है, ये सब जो सो समझ सकते हैं। फिर आगे, मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय में से एक है, क्योंकि अगर नेत्र ही ना हो तो अपने इस रंग बिरंगा संसार को मैं नहीं देख सकता हूँ, ये सब समझ के चलिए। इन्हीं की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उससे आती प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में पड़ती है। जैसे देखिए, कोई भी वस्तु है उसे हम कब देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है किसी भी वस्तु पर, और उससे जो सो रिफ्लेक्ट होके यानी कि परावर्तित होकर जो सो वह प्रकाश की किरण हमारे आँखों तक पहुँचती है, और उस प्रकाश की किरण हमारा आँख जो सो समझता है, और आँख समझता है, और आँख के अंदर जो सो जो रेटिना होता है वहाँ जो सो इसका प्रतिबिंब बनता है। तब हम जानते हैं कि हाँ, यह जो सो इस प्रकार का वस्तु है और इस प्रकार का वस्तु है। इस प्रकार जो सो हमारा नेत्र में कार्य होता है। समझिए, कहा जाता है मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है, और मानव के नेत्र का जो आकृतिक होता है वह लगभग गोलाकार होता है। नेत्र का बाहरी भाग सफ़ेद तथा कठोर होता है, और नेत्र का जो बाहरी भाग आप देखेंगे वह सफ़ेद और कठोर होता है, ताकि यह नेत्र अधिकांश भाग से दुर्घटना से बचाव कर सकता है। और इसका पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया
कहलाता है। जो हमारा नेत्र का भाग जो दिखाई देता है, जो पारदर्शी भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, उसे हम जो सो कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक 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 गहरे रंग की मांसपेशियां होता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का मांसपेशिया होता है जिसे हम आइरिस या परितारिका कहते हैं, ठीक है। और आइरिस में से एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। आप समझिए, देखिए किसे जो सो कॉर्निया कहा गया, किसे आइरिस कहा गया है और किसे पुतली कहा गया है। देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग जो है आप जो देख पा रहे हैं, ये जो सो क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। फिर दूसरा कहा गया पुतली, तो ये जो आपको ये जो आइरिस जो सो काला भाग जो दिखाई देता है उसे ही आइरिस कहा गया, जिसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। और देख सकते हैं ये जो सो पुतली है, जो काला भाग दिखाई देता है वही जो सो पुतली होता है नेत्र में, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए आकार को आइरिस के नियंत्रण किया जाता है। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विक्षेपित रंग प्रदान करता है। हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो वास्तव में हम आइरिस के रंग को बताते हैं। देखिए हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसका आँख लाल है, तो उसका आँख लाल नहीं होता है, उसका आँख का जो आइरिस होता है, जिसे परितारिका कहते हैं, वही लाल होता है और उसे हम कह देते हैं, उसे ही देख के कहते हैं कि इसका आँख जो स्वाई लाल है, रेड है। फिर आगे कहा जाता है आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और पुतली के पीछे एक पटल होता है जिसे केंद्र पटल कहते हैं, या लेंस द्वारा आँख के पीछे एक परत फोकस करता है और वह प्रतिबिंब बनाता है, और उस पटल को रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना अनेक तंत्रिक कोशिकाओं से बना होता है तथा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव को किया गया संवेदना को दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। देखिए अब इतना बात किए, लेकिन इतना बात को समझिए पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे नेत्र में क्या होता है, सबसे पहले जो सो आप कॉर्निया समझ जाइए, ये कॉर्निया होता है। उसके बाद जो ये काला जो सो आइरिस होता है जिसे परितारिका कहते हैं, और फिर बीच में जो सो पुतली होता है और एक लेंस होता है, ठीक है, जो लेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या होता है, जो होता है, ये रेटिना होता है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनता है, उसे हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। और जो ये सब बातें जो सो जब रेटिना पर जो सो प्रतिबिंब हमारा बनता है, प्रकाश पड़ता है, तो ये सब बातों को कि प्रतिबिंब किस प्रकार बना हुआ है, जो हमारे मस्तिष्क को भेजता है, वह जो सो दृक् तंत्रिका के द्वारा जो सो भेजा जाता है, दिमाग को मस्तिष्क को भेजा जाता है, और जो सो मस्तिष्क जो सो समझता है कि यह वस्तु जो सो वास्तविक है या काल्पनिक है, या जो सो वस्तु सीधा है या उल्टा है, ठीक है। अब समझिए कि जो आइरिस का कार्य क्या है। देखिए आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है सो पुतली से जुड़ा होता है, और पुतली को क्या करता है, वो छोटा और बड़ा करता है। आप देखते होंगे कभी गर्मी के दिनों में कि जो सो अचानक जो सो आप कहीं से धूप से आए और अचानक जो सो आप घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो आपको जो सो घर के अंदर जैसे प्रवेश करेंगे, तैसे आपको घर के सामने जो सो पूरा जो सो अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखते होंगे कि जब आप बाहर होंगे तो आपका जो सो नेत्र में बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ता होगा, और वहाँ आपका पुतली जो सो सिकुड़ जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और यानी कि एक बात और समझिएगा, जब नेत्र में प्रकाश अधिक जाता है तो पुतली सिकुड़ जाता है। आइरिस, क्योंकि आइरिस पर जो सो खिंचाव जो सो बढ़ जाता है और पुतली को वह जो सो सिकुड़ देता है। लेकिन जैसे ही आप जो सो अंधेरे कक्षा में जाते हैं, प्रकाश से आकर अंधेरे घर में प्रवेश करते हैं, तो आपका आइरिस जो सो तुरंत ही क्या करता है, पुतली को फैला देता है, क्योंकि वह जो सो तुरंत देखने का प्रयास करने लगता है कि हाँ आप जो सो कम प्रकाश से अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में आ जाते हैं, तो आपका आइरिस जो सो फैला देता है, और वह जो सो पुतली जो सो फैल जाता है और वह देखने का प्रयास करने लगता है। तो अचानक ये कार्य हो जाता है, तो मस्तिष्क समझ नहीं पाता है, जिसके कारण से हमें एक सेकेंड या एक पल के लिए बोल सकते हैं, हमें आंखों के सामने अंधेरा महसूस होने लगता है। ठीक है, यही सब बातें हैं। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण जब नेत्र पर पड़ता है, और नेत्र से होते हुए यानी कि कॉर्निया से होते हुए दृष्टि पटल पर कॉर्निया से होते हुए लेंस से होते हुए फिर हमारे दृष्टि पटल रेटिना पर पड़ता है, तो वहाँ वस्तु का
प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब को जो सो हमारा मस्तिष्क जो दृक् तंत्रिका है उसे समझता है। और हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो कोशिका है वह दृक् तंत्रिका ही है, जो पूरे शरीर को जो सो कंट्रोल करके रखता है और समझता है और मस्तिष्क को वह संदेश भेजता है। इस प्रकार से हमारे नेत्र जो है सो कार्य करता है। अब जो सो अगले कक्षा में जाएंगे तो वहाँ जो सो नेत्र के बारे में आप और अधिक पढ़ेंगे, यहाँ अभी थोड़ा सा कम है। फिर आगे देखिए, फिर आगे कहा जा रहा है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर जहाँ कोई तंत्रिका नहीं होता है तब वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। मान लीजिए कि यहाँ कोई कोशिका ही नहीं है आँख का, जैसे देखिए यहाँ कोई कोशिका ही आँख का नहीं होता है, आँख का कोई कोशिका ही यहाँ नहीं होता है, तो क्या होता है वहाँ जो सो प्रकाश की किरण पड़ता भी है तो भी जो सो वहाँ महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर आगे समझिए। आगे कहा जाता है उसे हम अंध बिंदु कह देते हैं। ठीक है, और उसे जहाँ जो मतलब लाइट नहीं पहुँच पाता है, पहुँचता भी तो वहाँ सेल नहीं है, कोशिका नहीं है, और आँख जो सो हमारा समझ नहीं पाता है और मस्तिष्क भी हमारा जो संदेश नहीं भेज पाता है उस पर जब लाइट पड़ता है तो उसे हम उस पॉइंट को हम अंध बिंदु कह देते हैं। अब आगे रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है, लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। जैसे कि देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो आप वस्तु को देख रहे हैं तो तुरंत हटाया जाएगा आपको आपके सामने से वस्तु को, आप तुरंत उधर देखना भी छोड़ देंगे, तब पर भी आपके नेत्र में जो सो वह प्रतिबिंब जो सो 1/16 सेकेंड, यानी कि कोई भी चीज़ का 100% होता है, 100 भाग होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड का 16वां भाग तक जो सो आपका नेत्र में वह जो सो प्रतिबिंब दिखता रहेगा। जैसे कि एक होता है ना कि एक आपको उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे कि फैन चलता है हमारे यहाँ, तो फैन क्या होता है, फैन का पंखुड़ी जब स्टार्ट होता है तो आपको जो सो धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जो वह फैन जो सो पूरा रनिंग हो जाता है तो क्या होता है आपको पूरा जो सो उसका पंखुड़ी नहीं दिखने लगता और वह घूमते हुए आपको रनिंग में दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों अनुभव होता है? जैसे ऐसा होता है क्योंकि जब देखते होंगे आपकी एक बार आपको आंखें से प्रतिबिंब जो सो 1/16 सेकेंड होता भी नहीं है तो पर भी जो सो आपके नेत्र में बहुत सारे प्रतिबिंब उसी प्रकार के बनने लगते हैं, जिसके कारण से हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि यह जो सो घूमने लगा है और यह जो सो पंखुड़ियाँ में नहीं दिखाता। वास्तव में तो वो घूमता ही है लेकिन जो सो हमें पंखुड़ियाँ उसका नहीं दिखाने लगता है, इसी कारण से क्योंकि हमारे नेत्र जो सो 1/16 सेकेंड हुआ भी नहीं रहता है और यानी कि 1/16वां भाग नहीं हुआ रहता है सेकेंड का, और वहाँ जो सो हमारे नेत्र में जो सो प्रतिबिंब बनने लगते हैं, जिसके कारण से नेत्र नहीं समझ पाता और ऐसा अनुभव होता है कि जो सो उसमें प्रतिबिंब अनेक बनते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे समझिए। देखिए आगे फिर कहा जाता है, अतः यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के अनेक स्थित प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। यानी कि कहा जाता है कि 1/16वां भाग से अगर अधिक देर तक प्रतिबिंब अगर हमारे नेत्र पर पड़ जाता है तो हमें क्या होता है, ऐसा लगेगा कि जिस प्रकार कि हम टीवी को देख रहे हैं। जैसे टीवी में क्या होता है कि टीवी जो सो हमें 1/16वां सेकेंड से ज़्यादा देर तक हमें जो सो नेत्र पर प्रतिबिंब बना रहता है, जिसके कारण से हमें जो सो वह सब जो सो चलचित्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं। फिर आगे कहा जाता है नेत्र एक ऐसा अद्भुत अंत है कि यह दूर स्थित वस्तु के साथ निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तन होते रहता है और सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और ये बात जो सो आप पूरा तरह से यहाँ तक जो सो ध्यान में रख लीजिएगा कि जो सो मनुष्य के सामान्य यानी कि कम से कम जो दूरी जो पढ़ने के लिए होना चाहिए नेत्र और जो सो बुक के बीच की दूरी जो सो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप एक बात और समझिए कि मनुष्य जो सो अपनी आँखों से जो सो अनंत दूरी तक देख सकता है। आप समझिए, यानी कि आप अगर अपने आँख से देखते हैं तो आपको जहाँ तक दिखाई देता है देख ही लेते हैं, लेकिन ऐसा तो ये बात अलग है कि जो सो वह वस्तु
नेत्र से दूर होते होते जो सो वह छोटा दिखाई देने लगता है, लेकिन आप अनंत दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जो सो निकटतम दूरी का बात किया जाए तो जो सो आप 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं, और उससे अगर आप कम दूरी आँख के सामने और बुक के डिस्टेंस कम रहा तब जो सो आपका नेत्र जो सो खराब भी हो सकता है, और आपको जो सो नेत्र में अनेक प्रकार की जो सो असुविधा भी आ सकती है। फिर आगे कहा जाता है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर वस्तु के स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसके लिए विपरीत कुछ मनुष्य दूर वस्तु को देखिए, कुछ मनुष्य में क्या इस प्रकार की जो सो आँख में नेत्र की असुविधा देखते होंगे आप, कि उन्हें क्या होता है कि किसी को दूर का वस्तु दिखाई देता है तो निकट का उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, और किसी को निकट के वस्तु दिखाई दे रहा है तो उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार की उनके नेत्र में जो है सो समस्या आ जाती है, जो उन्होंने फिर उन लोगों ने फिर क्या करते हैं उन लोग कि जो सो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर से जो सो अपने आँख को जो सो दिखाते हैं, और फिर जो सो डॉक्टर उन्हें चश्मा देते हैं, और वह जो सो उनके आँख जो सो फिर अच्छा तरह से कार्य करने लगता है चश्मा लगाने के बाद। और अगर जो सो आपके आँख में जो सो क्या होता है, जब लेंस जो सो धुंधला हो जाता है तो उसे मोतियाबिंद कह देते हैं, और जो सो डॉक्टर उसे जो सो मोतियाबिंद को भी जो सो दूर कर देते हैं, और अच्छा से उन्हें क्या करते हैं उन्हें जो लेंस जो सो धुंधला हो जाता है उस लेंस को निकाल देते हैं, और अपने से बनाकर एक लेंस आँख में डाल देते हैं, जिसके कारण उसे जो सो मोतियाबिंद होने के बावजूद भी वह लेंस लग जाता है जब, तब जो है मनुष्य को साफ साफ दिखाई देने लगता है, और इस प्रकार जो सो नेत्र जो सो ठीक हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है आँख की पुतली का बड़ा या छोटा होना। देखिए, आँख का पुतली का बड़ा या छोटा होना, अभी मैं आपको जो सो पहले एक उदाहरण देके समझाया था कि जो सो जब आप घर के अंदर जो सो अचानक लाइट से आके जो सो प्रवेश करते हैं अंधेरे में, तब जो सो आपके आँखों के आगे जो सो अंधेरा छा जाता है, और आप जो सो तुरंत ही समझ नहीं पाते हैं, और जो सो आपका पुतली जो सो बड़ा या छोटा होता है। यही बात आपको यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, उदाहरण के द्वारा समझिए। कहा जा रहा है चेतावनी, इस क्रियाकलाप को लेजर लाइट से नहीं कीजिएगा। अपने सहपाठी की आँख में देखिए, एक टॉर्च से उसकी आँख पर प्रकाश डालकर अवलोकन कीजिए। और फिर आगे कहा जा रहा है टॉर्च को बंद कर लीजिए तथा पुनः उसकी पुतली का अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे जिस समय जो सो आप टॉर्च अपने मित्र के नेत्र पर डालते हैं लाइट उसका, तो जो सो उसका पुतली जो है सो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे आप टॉर्च जो सो बंद कर देते हैं तो उसका पुतली जो है सो तुरंत ही क्या होता है, फैल जाता है, क्योंकि नेत्र में अधिक प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाता है। ये जो सो नेचर है, जो आइरिस जो सो ये कार्य जो सो पुतली के लिए कर देता है, और कम प्रकाश पड़ने पर वह पुतली जो सो फैल जाता है। फिर आगे टॉर्च से प्रकाश डालने पर पुतली का आकार छोटा हो जाता है तथा टॉर्च बंद कर देने पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। और ऐसा इस कारण होता है कि मंद प्रकाश स्थित आँख को अधिक प्रकाश ग्रहण करने हेतु पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, और तीव्र प्रकाश स्थिति में आँख को कम प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और इससे पुतली का आकार छोटा हो जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है अंध बिंदु की जांच, कि आपके नेत्र जो सो कहीं खराब नहीं हो गया है, इसकी जांच देखिए, समझिए। आप जो सो घर में अपने से भी कर सकते हैं। जैसे क्रियाकलाप 2-3 सेंटीमीटर कागज की शीट पर एक गोल चित्र तथा एक क्रम चिन्ह बनाइए, और गोल चित्र क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए, और दोनों चिन्हों के बीच लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और कागज की शीट को सीधे हाथ से लीजिए। अब बाएं हाथ को बंद कर लीजिए तथा दाहिने हाथ को। ये उदाहरण जो सो आप अपने से कर सकते हैं, और आप अपने से घर में करके देखिएगा भी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा जाता है, दृष्टि निबद्ध। देखिए, 11वां एग्जाम्पल है। कहा जाता है गत्ते का एक टुकड़ा तथा पेंसिल लीजिए, और गत्ते के एक और तोता तथा दूसरी ओर एक पिंजरा का चित्र बनाइए। गत्ते को ऊपरी सिरे के नज़दीक तथा निचले सिरे के नज़दीक एक साथ छिद्र बनाइए, और उसमें पेंसिल लगाइए। पेंसिल के निचले हिस्से को दोनों तलहटी से पकड़िए तथा आगे पीछे तेजी से घुमाइए।
जब जब गत्ते को पेंसिल की सतह से तेजी से घुमाते हैं तब तोता पिंजरे के भीतर दिखाई देता है। और दोनों दोनों जब गत्ता तेजी से घुमाया जाता होता है तो रेटिना से तोता का प्रतिबिंब हटने से पहले पिंजरा का चित्र रेटिना पर बन जाता है और उसमें तोता के पिंजरे से होने का भ्रम होता है और इस परिघटना को दृष्टि निबंध कहते हैं। देखिए समझिए आगे। अब आगे देखिए नेत्र की देखभाल, यानी कि नेत्र की देखभाल आप अपने से ही कर सकते हैं। अपना नेत्र का किस प्रकार कर सकते हैं वह देखिए। नेत्र का देखभाल करना आवश्यक है। समस्या होने पर ये जो सो नेत्र विशेषज्ञ, यानी कि अगर आपका नेत्र में बड़ा समस्या हो जाता है तब जो सो आप विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं। लेकिन छोटा मोटा समस्या जैसे आँख लाल होना तो जो सो उसे आप ठीक कर सकते हैं अपने घरों में। देखिए कैसे, क्या कहा जाता है वह समझिए। कहा जाता है चाहिए नेत्र की नियमित जांच करवानी चाहिए। स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। यानी कि हाँ, अपने नेत्र को जो सो दिन में 2 से 3 बार जो सो अपने नेत्र में जो सो साफ पानी लेकर धोना चाहिए नेत्र को। यही सब समस्या अगर आप ये सब करते हैं तो आपका आँख जो सो लाल नहीं होता और आँख में आपका समस्या भी नहीं आता है। फिर आगे कहा जाता है नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानि है। आप पर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है और सूर्य या कोई शक्तिशाली प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर आपका नेत्र में हमेशा जो सो बहुत अधिक प्रकाश देखते हैं या बहुत कम प्रकाश भी देखते हैं तब जो सो आपका सर में भी दर्द हो सकता है, नेत्र में भी दर्द हो सकता है। इस प्रकार की समस्या आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। फिर आगे कहा जाता है पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक नेत्र से बहुत निकट या बहुत दूरी पर नहीं रखना चाहिए और उसे जो है न्यूनतम दूरी जो हमारे 25 सेंटीमीटर बनाई गई है उन दूरी पर रखना चाहिए। फिर आगे कहा जाता है यदि प्रश्न दिया गया हो तो उचित चश्मा का उपयोग कीजिए। और आपको अगर डॉक्टर से आप सलाह लेकर चश्मा का उपयोग करते हैं तो उस चश्मा का भी आप उपयोग कीजिए। फिर आगे कहा जाता है सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधी आंख से नहीं देखें। नेत्र को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्र में धूल कण मिट्टी या धुआं चला जाता है तो नेत्र को जो सो स्वच्छ पानी से, साफ पानी से जो सो नेत्र में मारिए। लेकिन नेत्र को जो सो आप हाथ से रगड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो आपका नेत्र में जो सो समस्या उत्पन्न हो सकता है। फिर आगे बोला जाता है दूषित नदी तथा तालाब में नहीं स्नान कीजिए, नहाना नहीं आपको, क्योंकि वो सबसे भी जो सो आँख में समस्या उत्पन्न हो सकता है। और रात में टेलीविज़न या मोबाइल देखते समय, कंप्यूटर कार्य करते समय कमरे में का लाइट अवश्य जला के रखें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप लाइट जला के रखेंगे तो आपका आँख जो है सो पूरा लाइट को कवर कर रहा है। लेकिन अगर जैसे ही कमरे का लाइट बंद हो जाता है तो क्या होता है, आपका आँख जो है सो एक ही लाइट पर जो सो फोकस करा हुआ जो है सो टेलीविज़न का लाइट हो सकता है या मोबाइल का लाइट हो सकता है। लेकिन आप पूरा कमरे में लाइट जला हुआ तो आपका आँख जो सो पूरा लाइट को जो सो कवर कर रहा है, लेकिन एक ही लाइट को कवर करेगा तो आपका आँखों पर जो सो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर आगे कहा जाता है, अब अगला टॉपिक आ जाता है, ये आगे कहा नहीं। फिर देखिए अगला टॉपिक समझिए क्या कहा जाता है। अगला टॉपिक चक्षु दिव्यांग वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। जो चक्षु दिव्यांग यानी कि जो व्यक्ति नेत्रहीन होते हैं, जिनका आँख होता है लेकिन वह देख नहीं पाते हैं, यानी कि वो अंधे होते हैं, उन्हें जो सो उन लोगों को जो सो पढ़ लिख कैसे सकते हैं। यह समस्या जो सो बहुत पहले आती थी, लेकिन एक लिपि जो सो आई जिसे ब्रेन लिपि कहा जाता है और उस लिपि के माध्यम से अब जो सो अंधे लोग भी जो सो पढ़ सकते हैं। और इस लिपि का जो सो जो बोल सकते हैं आप उत्पन्न जो सो कब हुआ, 1800 जो सो शायद 1821 ईस्वी में हुआ। अभी आगे देखेंगे, डेट तो मुझे फिक्स याद नहीं है लेकिन अभी आज देखेंगे, ठीक है। फिर आगे बोला जाता है, देखिए कुछ व्यक्ति चक्षु दृष्टि संबंधित क्षमता से पीड़ित होते हैं तथा उनकी देखने की दृष्टि सीमित होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल अंधे होते हैं, नहीं देख पाते हैं और कुछ व्यक्ति बीमार के कारण अपने दृष्टि खो बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट द्वारा अथवा ध्वनि को ध्यान से
ध्यान से सुनकर वस्तु को पहचानने का प्रयत्न करते हैं और वे अपनी दूसरी ज्ञान इंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिसमें से अगर किसी व्यक्ति का आँख जो सो खराब हो जाता है तो वह क्या करते हैं कि वह जो सो ध्वनि जो आवाज़ होता है उसे सुनने का प्रयास करते हैं। और वह क्या करते हैं, जो उसका कान भी तो एक ज्ञान इंद्रियां है। मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं, जिसमें से आँख एक खराब हो जाता है तो अपने कान को जो सो वह जो सो ज़्यादा एक्टिव कर लेता है। और भी ज्ञान इंद्रियां उसे जो सो वह जो सो ज़्यादा एक्टिव कर लेता है, ज़्यादा जो सो क्या कर लेता है, उसे अधिक विकसित बना लेता है। फिर आगे कहा जाता है क्या होता है ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि जो सो क्या होता है समझिए। ब्रेल लिपि क्या होता है और वही लिपि से जो सो आगे अंधे व्यक्ति जो सो पढ़ लिख सकते हैं। देखिए चक्षु दिव्यांग यानी कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल लिपि है। लुई ब्रेल जो थे, उन्होंने जो सो क्या किया है, लुई ब्रेल जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि जो सो ब्रेल लिपि का जो सो उन्होंने आविष्कार किया। जो लुई ब्रेल थे, उन्होंने जो सो वो भी जो सो एक अंधा ही व्यक्ति थे और उन्हें जब समस्या आ रहा था पढ़ने लिखने में, तो वह भी जो सो एक ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिए, जिसके कारण से जो सो अंधे व्यक्ति भी अब पढ़ लिख सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है ब्रेल लिपि का तथा मदद से चक्षु दिव्यांग व्यक्ति जो अंधे हैं और जो सो पढ़ सकते हैं। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया, यानी कि 1821 ईस्वी में जो लुई ब्रेल थे, उन्होंने जो सो उन्हें खोज किया और समान भाषा में गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के ब्रेल लिपि कोड से पद्धति के उपयोग करके उन्हें भारतीय भाषाओं में जो सो कन्वर्ट कर दिया गया और उसे पढ़ भी सकते हैं। फिर आगे ब्रेल पद्धति में 23 बिंदु पैटर्न होते हैं। प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है और अक्षरों के समुच्चय शब्द अथवा व्यवहारिक चिन्ह को प्रदर्शन करती हैं और बिंदु को ऊर्ध्वाधर यानी कि ब्रेल लिपि जो सो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ब्रेल लिपि जो सो इस प्रकार से होता है। ये अभी जो सो आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें जो सो ब्रेल लिपि के माध्यम से किस प्रकार पढ़ा जाता है, ये आप देख सकते हैं। और इस प्रकार जो सो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न आपके मन में डाउट होंगे, सभी डाउट जो सो आपके मन से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपका डाउट जो सो कहीं भी रहा नहीं होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक पर जो सो मैं बहुत समय देख के जो सो आपको बताने का समझाने का जो सो बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगा है तो आप जो सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप चैनल पर हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो सो वीडियो को अपने दोस्तों तक जो सो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जो सो इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज जो सो ले लिए तो अपने दोस्तों को भी जो सो वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे जो सो वह भी जो सो क्या कर सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ जो सो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।